बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो वर्कशॉप है दिस इज बेसिकली अबाउट मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता था कि मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस कैसा सब्जेक्ट है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, स्कोरिंग ट्रेंड्स किस तरह के हैं, सिलेबस कैसा है, और आपको किसी और सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट में आपको हेल्प आउट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ आप लोगों के साथ पेपर्स शेयर करूंगी, उनको देखेंगे कि उनमें क्या मिस्टेक्स हैं। और हम लोग पास्ट पेपर्स को भी देखेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो इस सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चंस करता है। सबसे पहले देख लेते हैं मुस्लिम लॉ का सिलेबस। अच्छा, जो हमारा लॉ वाला पोर्शन है ना सीएसएस के ऑप्शनल्स में से, उसमें से एक आधा सब्जेक्ट ही है जिसका सिलेबस मैंने पढ़ा हुआ है इन डिटेल। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लॉ में से कोई सब्जेक्ट्स रखने हैं, या एक ऐसा बंदा जिसका लॉ का कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी लॉ के सब्जेक्ट में, तो वो दो सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। या क्रिमिनोलॉजी, उसका सिलेबस भी रिलेटिवली इजी है और एक नया बंदा उसको इजीली पिक कर सकता है अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो। अदरवाइज मुस्लिम लॉ का जो सिलेबस है बहुत सिंपल है, इजी है। इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। आई ऑलवेज से दिस, हमारे टीचर हुआ करते थे जो हमें मुस्लिम लॉ पढ़ाया करते थे। ही ऑलवेज यूज टू से दिस कि जो मुस्लिम लॉ है ना, वो सारा का सारा, आई एम सॉरी, गिव मी अ सेकंड। वो कहा करते थे कि मुस्लिम लॉ सारा का सारा कॉमन सेंस है। ये सारी वो चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कुरान क्या है, सुन्नत क्या है, इजमा क्या है, इज्तिहाद क्या है। या आपको इस्लामिक स्टडीज में इज्तिहाद पे इतना क्वेश्चन आता है। तो ये सारी वो हद, ताजीर, किसास, दियत, ये सब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। हम लोग, हमारे लिए चीजें नई नहीं है। हम लोगों ने थोड़ा सा सिर्फ अपने पेपर को डिफरेंशिएट करना होता है स्कॉलर के रेफरेंसेस दे के, क्योंकि कंपैटिटिव एग्जाम लेवल है। बाकी सारी बहुत फेमिलियर चीजें हैं। कोई इसके अंदर अच्छा, कुछ मिथ्स बने हुए हैं मुस्लिम लॉ से रेलिवेंट पे, सबसे पहले आप लोगों के वो क्लियर करूंगी। दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि मैम काइंडली हमें बता दें कि मुस्लिम लॉ, टीचर्स कहते हैं कि मुस्लिम लॉ नहीं रखना क्योंकि इसके अंदर आप लोग सेक्टेरियन डिबेट्स में चले जाते हो, और फिर एग्जामिनर के अगर अगेंस्ट कोई बात जा रही है, कोई मसला जा रहा है, कोई फिकी मसला, तो एग्जामिनर आपको पिनलाइज करेगा। हालांकि ये बहुत ही इग्नोरेंट किस्म की बात है, क्योंकि हमारे जो फोर स्कूल ऑफ थॉट है ना, स्कूल्स है ना, स्कूल ऑफ थॉट, हम्बली हैं, मालकी हैं, शाफी हैं, हनफी, ये वो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जिनको सारे मानते हैं। हर स्कॉलर, हर टीचर, हर एग्जामिनर इन स्कूल्स को मानता है। हमारा जो पाकिस्तान का, हमारी जो स्टेट आइडियोलॉजी है, जो हमारा, या कह सकते हैं आपको, आप कह सकते हैं स्टेट लेवल पे जो स्कूल फॉलो किया जाता है मोस्टली, दैट इज हनफी स्कूल। लेकिन जो ये फोर स्कूल्स है ना, सुन्नी स्कूल्स इनको बोलते हैं, ये सारे रिस्पेक्टेबल हैं, इन सबको रिस्पेक्ट किया जाता है, इनके ओपिनियंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बट आप आपने पेपर में सबके ओपिनियंस लिख देने होते हैं जहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, बस बात खत्म। कोई इसमें सेक्टेरियन डिबेट ही नहीं है। आप लोग स्कूल्स को सेक्ट्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई मसला होगा। तो एग्जामिनर, अगर आपने लिखा है कि हनफीज ये सोचते हैं एक मसले के बारे में, और हम्बलीज ये सोचते हैं, शाफीज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एग्जामिनर बल्कि खुश होगा कि आपको पता है कि जो फोर हमारे स्कूल्स हैं उनके क्या व्यूज हैं। और अगर आपसे कहीं एग्जामिनर आपका ओपिनियन मांग रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है, आपके ख्याल से कौन कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो ठीक है, तो कोशिश करें कि स्टिक टू द हनफी स्कूल। क्योंकि हनफी स्कूल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रिवेलेंट है। बट बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहाँ पे दूसरे स्कूल्स हैं। ये ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे, उनको पता है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे हमने दूसरे जो स्कूल्स हैं ना, हम्बली हैं या मालकी हैं, उनके ओपिनियंस को अडॉप्ट किया। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट था, उसके अंदर हम हनफीज ने खुद मालकी स्कूल को अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपने पेपर में जब लिख देनी होती हैं, तो कोई सेक्ट्स की बात ही नहीं रह जाती। एग्जामिनर को पता है कि जो है वो ये जो चारों स्कूल्स हैं इन्हीं पे बात करनी है। यहाँ पे सुन्नी शिया की कोई डिबेट नहीं चल रही होती। हमने
जो हमारे 4 स्कूल्स है ना, उनकी बात करनी होती है। इवन आप किसी शिया के स्कूल जो जाहिरीज हैं, उनका ओपिनियन भी आप अपने पेपर के अंदर कोट कर सकते हैं। और जब आपसे वो आपका व्यू मांग रहा है तो आप सबके लिख कर कि इसका ये ख्याल है, इसका वो ख्याल है, और आप अपना व्यू एंड पर देंगे, तो कोई कोई कुछ नहीं कहेगा एग्जामिनर आपको, बल्कि आपको जो है वो मार्क्स देगा इस चीज के कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। दूसरी बात ये, दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर किसी स्टूडेंट का बैकग्राउंड नहीं है इस सब्जेक्ट का तो उसको इसको नहीं रखना चाहिए, जबकि ये भी बहुत ही गलत बात है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब का बेसिक इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग हम सब की है, और उसी अंडरस्टैंडिंग को हमने यहाँ पे इस सब्जेक्ट में एक्सपैंड करना है। हमारा यूएस हिस्ट्री का या हमारा क्रिमिनोलॉजी का या इंटरनेशनल लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट की बेस पे या इस बेस पे कि चलो हम कर लेंगे, करना तो है ही तो हम रख लेते हैं, हम वो सब्जेक्ट्स उठाते हैं। तो व्हाई नॉट मुस्लिम लॉ जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड होना चाहिए। एग्जामिनर को पता है कि आपने पीएचडी नहीं की हुई मुस्लिम लॉ में, आपने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है स्पेसिफिक सोर्सेज से, स्पेसिफिक टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो ये दो बहुत बड़े मिथ्स थे जो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। अब सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। और सिलेबस में हमने देखना है कि इस्लामिक स्टडीज के साथ हमारा सिलेबस कैसे ओवरलैप करेगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जो हमारा पहला चैप्टर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका इस्लामिक स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये मुस्लिम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें से जो है वो इज्तिहाद पर या इजमा, इज्तिहाद और इजमा जो है वो इस्लामिक स्टडीज के अंदर भी है। तो इजमा में से तो उसने 2-3 दफा क्वेश्चन किया हुआ है, बट इज्तिहाद को वो घुमा फिरा के कंटेम्प्रेरी मसलों की रोशनी में या किसी भी मसले की रोशनी में वो आपसे इज्तिहाद पे पूछ लेता है। तो 20 मार्क्स आपके जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज में, और 20 मार्क्स आपके मुस्लिम लॉ के अंदर पक्के हैं इस चैप्टर में से। या तो वो मुस्लिम लॉ के अंदर तो वो कुरान और सुन्नत और इजमा और कियास इन सब पे पूछता है। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल चैप्टर है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपसे वो करता है। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट श्योर वो बच्चे यहाँ पे हैं अभी के नहीं, तो वो भी आप लोगों को अगर कोई है तो काइंडली आप लोग बताएं कि ये कितना इजी है ये चैप्टर, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ये चैप्टर है थोड़ा सा ट्रिकी, और इसको मैं कहती हूँ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है ना, प्रिंसिपल्स का पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। मुस्लिम लॉ या मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस अलग सब्जेक्ट है, और प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस अलग सब्जेक्ट है। तो ये बहुत वास्ट इसका स्कोप है। एग्जामिनर इसमें से आपको जो है वो किसी भी तरह का एक आधा सवाल दे देता है, समटाइम्स नहीं भी देता। बट हमने क्या करना है कि जो एग्जामिनर ने 2 बुक्स हमें बताई हैं, हाशिम कमाली साहब की बुक है, और डॉक्टर जो है वो इमरान एहसन खान न्याजी साहब की बुक है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में से, क्योंकि यही पेपर बनाने वाले आपके प्रोफेसर्स हैं। इनकी बुक से हमने सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे जो हमारा बैच था मुस्लिम लॉ का उसमें। और आप लोगों को भी जिन्होंने किसी ने खुद से तैयारी करनी है, ये मैं उनके उनके लिए भी ये है कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लोग चीज़ें नोट करें साथ साथ, कि ये जो चैप्टर है ना, ये इसका बहुत वाइडर स्कोप है। तो आपने क्या करना है, 2016 से 2026 तक आप लोगों ने पास पेपर्स उठाने हैं। अब मैंने वैसे शेयर भी कर दिए हुए हैं आप लोगों को, जो हमारा कोर्स है ना उसके फ्री रिसोर्सेज में भी ये सारे पास पेपर्स पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने वहां पे देखना है कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, और वो आप लोगों ने बस प्रिपेयर कर लेना है। आपकी फाउंडेशन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की क्लियर हो जाएगी। और यही हमने पैटर्न जो था वो यूज किया था अपने फर्स्ट बैच के लिए। और ये जो था, हमने 11 ईयर्स के पेपर्स सारे कवर कर लिए थे, और बच्चों की जो फाउंडेशन थी इस चैप्टर की वो क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट इज इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा वो आपको इसमें से घुमा के क्वेश्चन करता है, आपसे वो पनिशमेंट के बारे में पूछता है कि इस्लाम के अंदर पनिशमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम ने सजाओं को किस तरह से डिवाइड किया है, हुदूद में, ताजीर में। फिर किसास के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसास के अंदर जो है वो जिंदगी है, तो इसको ज़रा जस्टिफाई करें। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो इस्लामिक क्रिमिनल लॉ को पढ़ने से हमारा क्लियर होगा, दैट इज अबाउट ब्लास्फेमी। जो पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ है ना, इसको आप एक्सट्रीमिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं, आप सेक्टेरियन वॉयलेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, आप माइनॉरिटीज़ के राइट से भी रिलेट कर सकते हैं।
और हो सकता है कि इस पर वो आपसे लाजमी क्वेश्चन करे। उसने ब्लास्फेमी लॉ पे तो क्वेश्चन किया हुआ है, बट इस्लामिक स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जो इस्लाम का क्रिमिनल सिस्टम है या इस्लामिक क्रिमिनल जस्टिस है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी पर लॉज बने हुए हैं वो कितने गलत बने हुए हैं, और हमने उनको किस तरह से, जो हमारा इस्लामिक स्पिरिट है क्रिमिनल लॉ का, उनके अकॉर्डिंग लेके चलना है, ताकि हम एक्सट्रीमिज्म को भी प्रिवेंट कर सकें और सेक्टेरियन वायलेंस को भी प्रिवेंट कर सकें। तो जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि इस्लाम क्या कहता है क्राइम के बारे में, इस्लाम के अंदर सजाओं का क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर होंगी, आपका इस्लामिक स्टडीज का जुडिशल सिस्टम क्लियर नहीं होगा। ये ब्लास्फेमी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ग्यूमेंट आप कहीं ऐसे में डिस्कस कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में आपको एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज हमारे पास है इस्लामिक फैमिली लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इसको कह सकते हैं कि बहुत हमारी एवरीडे लाइफ से रिलेट करने वाले मसले होते हैं इसमें। और आपके खुद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं निकाह के, तलाक के, चाइल्ड की कस्टडी के, खुला के, डाइवोर्स किस तरह की होती है, और फस्क क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग जब पढ़ेंगे या अगर किसी ने पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। और एक चीज़ को जिसको पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है ऑटोमेटिकली आपको उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ रही होती हैं। तो ये आप लोगों की डेली लाइफ से रेलिवेंट चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, और आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा इस पेपर में या इन चैप्टर्स में, सारा आपके दिमाग में होगा। शादी के क्या मसले मसाइल हैं, हनफीस क्या कहते हैं, मालिकीस क्या कहते हैं, बस आपने पेपर में लिख देना है। तो ये जो चैप्टर है ना, और ये मैं आप लोगों को बता दूं फॉर दोज हु वांट टू प्रिपेयर ऑन देयर ओन, ये चैप्टर आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामिक फैमिली लॉ वाला और जो लास्ट पे दो चैप्टर्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, इन तीनों को मिला के एग्जामिनर आपसे लाजमी दो क्वेश्चंस करता है। इस साल भी उसने दो क्वेश्चंस मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में से ही पूछ लिए हुए थे। तो ये आपकी फाउंडेशन है। मुस्लिम फैमिली लॉ से ही मैंने पिछला बैच अपना जो था वो स्टार्ट किया था, हमने बड़ी डिटेल में 3-4 क्लासेस के अंदर इसको कवर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को जो रोज मर्रा अपनी जिंदगी में, छोटे हम बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए हुए हैं, तो हमारी अपनी लाइफ्स के अंदर ये मसले आते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, तो आप लोगों को ये वैसे भी पता होनी चाहिए चीजें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आप देख लें, कोई सब चैप्टर इसके आगे नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ उसने क्या जो है वो इसमें करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक जो हमारा इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर हमने सिर्फ देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना दो पार्टीज ने, उसके क्या तरीके हैं, क्या उसूल हैं इस्लाम के अंदर, और इस्लाम जो है ना वो कंट्रैक्टिंग पार्टीज को किन किन चीज़ों में बाउंड करता है। तो बहुत सिंपल सा ये हमारा इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल और बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला और ये इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों चैप्टर्स एक साथ पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस्लामिक बैंकिंग और जो इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन दोनों के जो रूल्स है ना वो सेम सेम है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं, और जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर भी ओवरऑल हमने इस्लाम की जो फाइनेंशियल या बिजनेस प्रैक्टिसेस है ना उनको देखना है। तो ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। और ये इस्लामिक स्टडीज़ में जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, एंड वाला चैप्टर है इकोनॉमिक सिस्टम, उससे अक्सर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि पाकिस्तान के जो मसले हैं, इकोनॉमिक हमारे मसले मसाइल हैं, उनका हल बताएं। तो आपको पता होना चाहिए हम एक इस्लामी रियासत है, हमारे मसले इस्लामी जो हमारा इस्लामिक लॉ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का या जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बाहर हमारे हल नहीं है, उसी के अंदर हमने हल बताने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंश्योरेंस के अंदर हम देखते हैं कि इस्लाम का जो तकाफुल का इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रिबा क्या है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों की अपनी डेली लाइफ की क्लैरिटी के लिए। हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ। बहुत इजी, एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसमें से पूछा हुआ है। और इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ये दोनों चैप्टर्स भी इकट्ठे पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और इन दोनों को मिला के एग्जामिनर ने 3-4 क्वेश्चन टोटल पूछे हुए हैं। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है ना, ह्यूमन राइट्स वाला, ये आपका डायरेक्टली ओवरलैप कर रहा है इस्लामिक स्टडीज के अंदर जो हमारा ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स वाला चैप्टर है। इसके अंदर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो खुतबा हिज्जतुल वदा था, इस दफ़ा इस्लामिक स्टडीज में भी उसने ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, पहला क्वेश्चन ही ये था। हमने देखना है कि उसमें किस तरह से ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की है। फिर क्योंकि ये इस्लामिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, तो हमने माइनॉरिटी राइट्स को भी देखना है, हमने एम्प्लॉयर्स के राइट को भी देखना है, एम्प्लॉयज़ के राइट्स को भी देखना है, सिटीजन्स के क्या राइट्स होते हैं उनको भी देखना है, वुमेन राइट्स क्या हैं, आपके नेबर्स के क्या राइट्स हैं, और लेबरर्स के क्या राइट्स हैं। ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है। और ये बहुत ही सीधा सीधा, बिल्कुल थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, और इसके अंदर कोई जो है वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये दोनों चैप्टर्स भी बहुत ईजी हैं। उसके बाद है हमारे पास ये वाले दो हमारे एक्ट्स हैं, एक तो ऑर्डिनेंस है और दूसरा, सॉरी, एक ऑर्डिनेंस है और दूसरा हमारा एक्ट है। ये जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है ना, ये आप लोग नोट कर लें, फॉर दोज हु वांट टू प्रिपेयर ऑन देयर ओन, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, इसके जितने सेक्शंस हैं ना, उस पर वो आपसे पूछता है। अच्छा, ये ना एक केस वो था, केस लॉ था अल्लादिता वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मशहूर जो है वो केस लॉ था जिसके अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शंस को चैलेंज किया गया था बैक इन 2000। तो आपसे एग्जामिनर उस केस लॉ की रोशनी में पूछता है कि पूरा जो ऑर्डिनेंस है ना, इसको डायसेक्ट करें, और हर सेक्शन के ऊपर आप शरिया इवैल्यूएशन करें कि हर सेक्शन के बारे में शरिया क्या कहती है, इस्लामिक आइडियो जो काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी है वो क्या कहता है, हमारा फिक काउंसिल क्या कहता है, हमारा शरिया बेंच क्या कहता है, और जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जिस किसी ने मुस्लिम फैमिली लॉ पढ़ लिया हुआ, समझ लिया हुआ, उसको ये बहुत ईजी लगेगा। इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट है, ये अक्सर 2-3 दफ़ा एग्जामिनर ने इस पे आपसे क्वेश्चन किया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है। थोड़ी सी आप जो है वो इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मुसलमान जो औरतें थे, मुसलमान औरतें, वो क्योंकि उनको तलाक नहीं मिल रही थी, मर्द जो थे वो हनफी स्कूल के अकॉर्डिंग उनको तलाक नहीं दे रहे थे, कुछ जंगों पे चले जाते थे, कुछ छोड़ देते थे, कुछ वैसे तलाक नहीं देते थे। तो तलाक का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट था और खुला का कॉन्सेप्ट नहीं था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो मुसलमान औरतें जो थी वो अपोस्टेसी की तरफ चली गई थी, और हम्बली लॉ के अंदर जब एक औरत इस्लाम से खारिज हो जाए तो उसका निकाह खत्म हो जाता है। तो औरतों ने जो है वो फिर ये तरीका इख्तियार करना शुरू किया कि हम इस्लाम से फिर जाते हैं ताकि हम हमें अपने शौहरों से जो है वो हमारी जान छूट जाए। तो ये जब स्कॉलर्स ने देखा तो फिर उन्होंने जो है वो इसकी नेचर को समझा कि ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। फिर उन्होंने जो है वो हनफी की जो आइडियोलॉजी थी उसकी रिकन्सिलिएशन करवाई मालिकी लॉ के साथ, और फिर ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट जो है वो आया। इसको बहुत डिटेल में हमने जो है वो देखा है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, बेसिकली बहुत छोटा सा सिलेबस है, 10 to 12 लेक्चर्स के अंदर सिलेबस हो जाने वाला है। कुछ चैप्टर्स तो एक एक दिन के अंदर होने वाले हैं, जैसे ये हमारे पास है इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है, इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों एक एक दिन में होने वाले चैप्टर्स हैं। बहुत छोटा सा सिलेबस है, और अक्सर सिलेबस आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक स्टडीज की वो क्लियर करता है। तो बहुत ही इजी इजी सब्जेक्ट है। सोर्सेज मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जामिनर ने खुद ही बहुत थोड़े से जो है वो सोर्सेज हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, बट इनमें से भी जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से आई रिपीट जिनमें से पेपर बनता है, क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रोफेसर्स हैं जो आपका मुस्लिम लॉ का पेपर डिज़ाइन करते हैं, और इवन इनकी अपनी बुक्स में से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को उठा के वो क्वेश्चंस जो है ना वो बना के दे देते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इनकी बुक्स, हो सकता है मार्केट में आपको ऑनलाइन आपको पीडीएफ ना मिले, बट आपको जो है वो किसी लॉ हाउस से ये बुक्स मिल जाएंगी। तो ये आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले तो फैमिली लॉ के लिए डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मंसूरी की बुक है, बेस्ट बुक है। आपने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 यहाँ से तैयार करना है, मुस्लिम फैमिली लॉ सारा का सारा आपने इस बुक में से तैयार करना है।
इसी के अंदर से मुस्लिम फैमिली लॉ पे पेपर आता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स इस बुक में से उठा के उसने दी हुई है। उसके बाद हमारे पास है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ताहिर मंसूरी साहब की है। ये बहुत बड़ी किताब है, आई थिंक 700 पेजेस की बुक है। और जो हमने इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसका सारा मटेरियल मैंने इधर से ही लिया है, इसी बुक से। फैमिली लॉ का सारा मटेरियल इसी बुक से लिया है, डॉक्टर ताहिर मंसूरी साहब की बुक से। उसके बाद प्रोफेसर नियाजी साहब की जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नियाजी साहब भी अक्सर पेपर बना रहे होते हैं। तो एक दफ़ा तो नियाजी साहब ने अपने बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया था। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, बट वो एक एक्सेप्शन थी। उन्होंने अपने बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इमरान हसन नियाजी साहब की बुक है थियरीज ऑफ इस्लामिक लॉ, उसके उसके बारे में बताएं। तो ये थियरीज ऑफ इस्लामिक लॉ से आपका जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है ना, वो क्लियर होगा। इसी तरह ये जो प्रिंसिपल्स, ये सेकंड बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, हाशिम कमाली साहब की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बुक है। अ, यही हमने यूज़ की थी सेकंड चैप्टर को कवर करने के लिए। और बहुत अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। उसके बाद नियाजी साहब की बुक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ यहाँ से किया था, और इधर से ही जो है वो क्रिमिनल लॉ से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपके पेपर के अंदर नहीं है, और ये मैंने पिछले बैच को करवाया भी नहीं है, बट ये मैं जो है वो सोच रही हूँ कि इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर एक लेक्चर रखूंगी। तो ये भी हम जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे, इवन दो ये आपके डायरेक्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ इन इस्लाम, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, थ्योरीज ऑफ इस्लामिक लॉ, ये बुक्स हैं। इसके अलावा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के नाम से एक किताब है इमरान हसन खान नियाजी साहब की। अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि इतनी सारी बुक्स हैं। असल में हर बुक में से एक एक चैप्टर लेना है। फैमिली लॉ में से हमने फैमिली लॉ लेना है। ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ है, इसमें से जो है वो क्रिमिनल लॉ वाला चैप्टर निकलेगा। और ये सारे मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, जिन्होंने, अगर किसी ने पिछला बैच अटेंड किया था तो उनको पता होगा। तो फायदा ये है ये वाली बुक्स से पढ़ने का, और ये वाले डायरेक्ट सोर्सेज को कंसल्ट करने का, कि आपको पता होगा कि एग्जामिनर की साइकी क्या है। तो ये आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर ली होंगी चीज़ें। और इसके बाद जो है ना, हम पास्ट पेपर्स देख लेते हैं। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में लिख लें। अच्छा, मैं क्वेश्चंस एड्रेस करने लग जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोगों ने क्लास लीव नहीं करनी। मैं पास पेपर्स का थोड़ा सा एनालिसिस करूंगी और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। आप लोग चैट बॉक्स में लिख ही जाएं। अच्छा, स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री की तरह ही है। इसका स्कोरिंग ट्रेंड आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है एग्जामिनर, क्योंकि एक अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है। ये मैं बात बार बार ये बात करती हूँ, जितना आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल्स में से आपकी एलोकेशन होनी होती है, ऑप्शनल्स की बेस पे। आप इस साल के टॉपर को देख लें उठा के, उसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स थे। और जो है वो ऑप्शनल्स के अंदर उसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। जितने भी टॉपर्स थे सब ने ऐसे किया हुआ था। तो आपको ऑप्शनल्स में ऐसे सब्जेक्ट्स रखने होते हैं जो कि थोड़े से अनकन्वेंशनल हों। अनकन्वेंशनल होगा सब्जेक्ट, और आपको पता होगा, आपके पास डायरेक्शन होगी कि मैंने इसको कैसे तैयार करना है। तो आपके पास एज ये होगा पहला एज आपके पास ये होगा कि उस सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत कम रह जाएगा। मुस्लिम लॉ के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत कम कंपटीशन है। दूसरी बात, जिस तरह लैंग्वेजेस को एग्जामिनर प्रमोट करने के लिए मार्क्स एग्जाम लैंग्वेजेस में अच्छे देता है, पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो में, इसी तरह ये वो सब्जेक्ट्स हैं इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम लॉ, एग्जामिनर के पास ना सॉफ्ट कॉर्नर है इन सब्जेक्ट्स के लिए। एग्जामिनर इन सब्जेक्ट्स को इनकरेज करने के लिए आपको मार्क्स देता है। शर्त यह है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है। एग्जामिनर को ये ना लगे कि इसने सिर्फ इसलिए ये सब्जेक्ट रख लिया है क्योंकि इसमें मैं मार्क्स अच्छे दे देता हूँ। तो आई ऑलवेज से, थोड़ी सी स्ट्रगल लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन वो सब्जेक्ट ना उठा लिया करें जो सारे उठा रहे हो, अनलेस आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर। अदरवाइज अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाया करें, ऑटोमेटिकली आपका जो काम है ना वो आधा रह जाता है, कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और ये मुस्लिम लॉ एंड इस्लामिक हिस्ट्री
ये 3-4 साल ही जो है वो अनकन्वेंशनल रहेगा। जब सारे इस तरफ आने लग गए तो फिर आप लोगों के पास ये मार्जिन नहीं होगा। फिर आप लोग जो है वो, अभी आप लोगों के पास गोल्डन टाइम है, ये 2-3-4 साल। अगर किसी ने इस्लामिक हिस्ट्री या मुस्लिम लॉ रखा है, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी भी ये बहुत ही अंडर रेटेड सब्जेक्ट्स है, तो यू शुड मोस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। चलिए पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2016 से मेरा यही पैटर्न रहा है मुस्लिम लॉ के अंदर भी और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी, कि हमने 2016 से लेके, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम लॉ का सिलेबस भी 200 मार्क्स का था, इसका पेपर, और इस्लामिक हिस्ट्री का भी 200 मार्क्स का पेपर था। तो उससे पहले वाले पेपर्स में हमने नहीं जाना, और ना ही ज़रूरत है आपको। आप लोग बहुत ही अपना जो है ना वो होराइजन जो है वो एक्सपैंड कर लेंगे, और आप लोगों से चीज़ें होंगी नहीं। सबसे पहले तो उसने, एग्जामिनर ने 2016 में बेसिक आपसे क्वेश्चन किया, इस्लामिक लॉ का कोड है, कुरान पाक डिस्कस करें। सीधा सीधा उसने आपसे पूछा हुआ है कि कुरान पाक किस तरह इस्लामिक लॉ का सोर्स है। कोई घुमा फिर आगे क्वेश्चन नहीं किया, ये पहले चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने उसे बता देना है। फिर अब ये दूसरा भी पहले चैप्टर में से क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो आपसे बता रहा है कि यूनिवर्सल इज्तिहाद की को एक्सरसाइज करने की क्या कंडीशंस हैं और इज्तिहाद का रोल क्या है। अच्छा, अब ये यूनिवर्सल इज्तिहाद, जुडिशल इज्तिहाद, इंस्टीट्यूशनल इज्तिहाद, ये सारी वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपसे एग्जामिनर ना इस्लामिक स्टडीज के पेपर में जब आप इज्तिहाद पे लिख रहे होते हैं, तो वो आपसे डिमांड कर रहा होता है कि मुझे कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ कि पाकिस्तान के अंदर या मुसलमानों के अंदर इज्तिहाद आज के दौर में कैसे हो सकता है। आप लोग वही पुरानी बातें लिखने बैठ जाते हैं कि मुजतहिद जो है ना उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुजतहिद के पास जब तक ये क्वालिटीज नहीं होंगी इज्तिहाद नहीं हो सकता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट इस्लामिक मॉडर्निस्ट के स्कॉलर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इलामा इकबाल है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास राशिद रिदा हैं, इसके फजलुर रहमान है। इस तरह के इतने ज़्यादा स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल इज्तिहाद की बात की है, और पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल इज्तिहाद लगेगा। जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इज्तिहाद होगा, और उसका क्या सारा प्रोसीजर है ये हमने इज्तिहाद के अंदर डिस्कस करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब इस्लामिक स्टडीज की आप लोग वेग सी तैयारी करते हैं तो फिर एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा। इसलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको एज देगा इस्लामिक स्टडीज के अंदर। उसके बाद है नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव लीगल कैपेसिटी इन इस्लामिक लॉ। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर से बना है, कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हमने देखना होता है कि जो लीगल कैपेसिटी है ना दो कंट्रैक्टिंग पार्टीज की, वो किस तरह से डिफेक्टिव हो जाती है। क्या चीजें हैं कि वो उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है ना अ, उनको किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक देती हैं। तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी कॉमन सेंस का सारा क्वेश्चन है। जब आपने हदूद और ताज़ीरात पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा इस्लामिक क्रिमिनल लॉ का स्पिरिट क्या है, इस्लाम के अंदर जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, सजा देने का मकसद क्या है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो है ना वो हार्श लगता है, लेकिन क्लोजर लुक देखने पे पता चलता है कि अक्सर जो पनिशमेंट्स है ना वो अप्लाई नहीं होती। क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि उनका क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। जो उसके लिए आपने गवाह इकट्ठे करने हैं, फिर आपने, आपके पास सबूत होना चाहिए। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो आप किसी को सजा नहीं दे सकते। तो ये सारा आपने जब क्रिमिनल लॉ के अंदर पढ़ा होगा, तो ये सारा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद है इस्लामिक लॉ ने कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई बिजनेस जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से क्वेश्चन है। बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद वो पूछ रहा है डिस्कस द एक्सटेंट टू विच अ नॉर्मल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वेरिड टू बेनिफिट। अब ये यही स्टेटमेंट ताहिर मंसूरी साहब ने अपनी इसी टाइटल के अंदर, मुस्लिम जो फैमिली लॉ वाली बुक है ना, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। आप लोगों ने सब्जेक्ट रखना है या नहीं रखना, वो बुक लाजमी खरीदें। आपको पीडीएफ शायद ना मिले, बुक लाजमी खरीदें और उसको पढ़ें। आपके डेली लाइफ के मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। आपकी डेली लाइफ में आपको निकाह से, तलाक से, खुला से रेलिवेंट, इद्दत से रेलिवेंट, बच्चे की कस्टडी से रेलिवेंट, औरत की मेंटेनेंस से रेलिवेंट, ये सारे मसले मसाइल जो हमें पेश आते हैं अपनी डेली लाइफ में, आपके वो क्लियर हो जाएंगे उस बुक से। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। आप लोग लाजमी इस बुक को पढ़ें। और ये उधर से ही उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। उसके बाद अब ये देखें, ये भी फैमिली लॉ में से, ये ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, इस पे लिखना है। अब ये देखें, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर ग्रैंड चाइल्ड का शेयर है। अब ये अगर आपने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि ये जो सेक्शन था ना, सेक्शन 5, आई थिंक सेक्शन 5 है या सेक्शन 4, उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड के शेयर पर ही असल में जो है ना वो केस चल रहा है इस मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का।
तो ये देखें, अब उसने दो क्वेश्चन मिला के पूछ लिए ना, वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉ और जो ऑर्डिनेंस है उधर से। तो ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2017 का पेपर है। ये थोड़ा सा उसने ट्रिकी पेपर बनाया। ये पहला क्वेश्चन है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि पेयर एनालिसिस दें अल गजाली की और शातिबी की अप्रोचेस ऑन मकासद शरिया। अब मकासद शरिया जो है ना, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमने पढ़ना है और पढ़ा भी है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मकासद शरिया का कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा ना, आप इस्लामिक स्टडीज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर मकासद शरिया को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस्लाम का सोशल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई भी मसला मसाइल है ना, किसी भी मसले की हल, कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, किसी भी मसले का हल मकासद शरिया की रोशनी में निकलना है। अब मकासद शरिया क्या है? 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो आपको पता होने चाहिए कि जो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो इन 5 ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे होगी। जब आप मकासद शरिया स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ना इस्लामिक स्टडीज के पेपर में, तो एक आम बंदा जिसने इस्लामिक स्टडीज रखी हुई है सिर्फ, वो शायद ही उसने मकासद शरिया पढ़े हों। तो इसलिए आप लोगों के पास एक अपर हैंड आ जाएगा जब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। उसके बाद है मुस्लिम jurists classified offenses on the basis of rights. Why was there the need of this classification? ये जो है ये क्वेश्चन उसने आपसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है ना उसके अंदर, कि जो हमारे ऑफेंसेस है ना वो राइट्स की बेसिस पे, यानी हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बेस पे, हदूद और ताजीरात की बेस पे क्लासिफाई हुए हुए हैं हमारे जो ऑफेंसेस हैं। तो ये क्यों हुए हैं ये भी हमने डिटेल के अंदर इसको भी देखा है। उसके बाद अक्द क्या है मुस्लिम जुरिस्ट के अकॉर्डिंग? क्या अब ये वही है लीगल कैपेसिटी? ये पीछे भी उसने पूछा हुआ है। ये जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, ये उसमें से उसने आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया हुआ है। उसके बाद वो पूछ रहा है, अब ये भी, ये देखें, ये पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था, और ये भी एग्जैक्टली मुस्लिम फैमिली लॉ वाली बुक के अंदर इन्होंने इसी तरह से इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो एक निकाह नामा होता है ना, उसके अंदर जो हम शराइत ऐड करते हैं पार्टीज की तरफ से, वो किस तरह की शराइत ऐड कर सकते हैं और कौन कौन सी शराइत ऐड नहीं हो सकती। तो इस पर बहुत सिंपल से व्यूज हैं। हनफीज के थोड़े डिफरेंट है, मालिकीज के डिफरेंट है, हम्बलीज के डिफरेंट है, और जो डिफरेंट कंट्रीज के लेजिस्लेशन मेकिंग हुई हुई है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो ये हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस कर देना है। उसके बाद जो है ये वाला देख लें कि उसने पूछा हुआ है, 4 सुन्नी कैनोनिकल स्कूल्स जो है वो समझते हैं कि इजमा वैलिड सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन कोई वर्केबल मशीनरी नहीं है कि किस तरह से क्वालिफाइड जूरिस्ट को सेलेक्ट किया जाए इजमा के लिए, और उनकी जो अथॉरिटी है वो कैसे इस्टेब्लिश की जाए। तो अब वो पूछ रहा है कि बताएं कि इजमा को तो सारे चारों स्कूल समझते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कोई वर्केबल मशीनरी नहीं है कि अब पूरी दुनिया में से किस तरह से ज्यूरिस्ट को, क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट को इकट्ठा किया जाए और जो है ना उनकी एक डेलिब्रेशन अथॉरिटेटिव फॉर्म में स्टैब्लिश की जाए। अब वो कहता है कि इसके फॉर भी आर्ग्यूमेंट्स दें और इसके अगेंस्ट भी दें। तो ये भी हमने डायरेक्ट इसी तरह से इस क्वेश्चन को प्रॉपरली जो है वो कवर किया हुआ है, और आपने प्रॉपरली बता देना है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे देना है। और जब आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा ना, तो ये आपका इस्लामिक स्टडीज का जो इजमा वाला टॉपिक है ना वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो आपसे पूछ रहा होता है बाकायदा कि जो इजमा है ना उसका क्या तरीका है, वो किस तरह होना चाहिए, वो कौन करेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न इरा के अंदर किस तरह से इजमा किया जा सकता है, किस तरह से इज्तिहाद किया जा सकता है। उसके बाद ये नोट्स वाला टॉप क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि नोट्स वाला जो भी क्वेश्चन आता है ना किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन के आगे से 2 या 3 या 4 पार्ट्स हों, कोशिश किया करें कि वो क्वेश्चन आप ना अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो है उसमें एग्जामिनर आपको हर पार्ट के मार्क्स दे रहा होता है, तो ओवरऑल आपके मार्क्स उस क्वेश्चन में कम हो सकते हैं, अनलेस आपको बहुत अच्छे से वो चारों, ये तीनों, ये जितने भी उसने पार्ट्स पूछे हुए आपको आते हैं, तो फिर गो फॉर इट। बट अदरवाइज आप लोग कोशिश करें कि आप ऐसा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, बल्कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना उसी को अटेम्प्ट करें। एंड दिस इज फॉर एवरी पेपर, इंक्लूडिंग आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना उसके अंदर भी यही रिकमेंड किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये 2018 का पेपर देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि जो हमारे कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी प्री इस्लामिक अरेबिया में, वो किस तरह की थी, इस्लामिक लॉ को बनाने में उनका क्या रोल था। तो इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कस्टम्स एंड उर्फ।
उर्फ या रवायात किसी भी दौर की वो क्या रोल प्ले करती हैं उस दौर के लॉ, उस दौर की लॉ मेकिंग में। तो उससे ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन जाता है। और एक और चीज मेरे माइंड में आई है, तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लॉ के पेपर के अंदर ना आपने लंबी लंबी नहीं छोड़नी होती। कोई आपको 9-10 पेजेस का आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका आंसर 4 पेजेस के अंदर आपकी क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो रही है, तो 4 पेजेस पर ही वो आपको वो 16-17 मार्क्स आराम से दे देगा। आपको जो है वो लंबी चौड़ी तमहीदें बांधने की जरूरत नहीं होती। तो जितना जिसका आंसर होगा बस आपने उतना ही लिखना है। वो 4 पेजेस का भी होगा, एग्जामिनर अगर आपने सही लिखा हुआ है तो आपको पूरे मार्क्स देगा। उसके बाद है कुरान पाक की क्या सिग्निफिकेंस है इस्लामिक लॉ के अंदर, ये वही 2016 के पेपर के अंदर भी उसने पूछा हुआ था। अब ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर ने, क्योंकि आई एम श्योर ये नियाजी साहब ने पेपर बनाया होगा, तो उन्होंने पूछ लिया कि जो है वो उनकी अपनी जो थियरीज हैं इस्लामिक लॉ की इंटरप्रिटेशन की, उनको एवेल्युएट करें। तो ऐसा क्वेश्चन ये 11 सालों में एक ही दफा इस तरह हुआ है, अदरवाइज इस तरह से होता नहीं होता। और उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में से है। और ये देखें, ये मैं आप लोगों को बताया कि अल्लाह रखा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वाला जो केस लॉ था, उसकी रोशनी में हमने इसको एवेल्युएट करना है। अभी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस वाली बुक के अंदर बहुत अच्छे से इसको एवेल्युएट किया हुआ है। उसके बाद है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, हदूद और ताजीरात की आपने जो है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस बतानी है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े प्रिडिक्टेबल से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ में से लाजमी क्वेश्चन आ रहा है, ऑर्डिनेंस में से लाजमी क्वेश्चन आ रहा है, फिर जो क्रिमिनल लॉ है उसमें से लाजमी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके 4 क्वेश्चन तो पूरे हो गए। अब ये देखेंगे आठवां जो आपका क्वेश्चन है, ये फिर फैमिली लॉ में से क्वेश्चन उसने निकाल दिया। तो फैमिली लॉ जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको समझ आ गया हुआ तो 2 क्वेश्चंस तो आपके आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास 2019 का पेपर, इंतहाई आसान तरीन पेपर है। अब ये देखें, इसका पहला क्वेश्चन ही आपका अगर क्रिमिनल लॉ क्लियर हुआ तो आप इस क्वेश्चन को आराम से एड्रेस कर सकते हैं। और हमने बाकायदा ब्लास्फेमी लॉ को पढ़ा भी है अपने पहले सेशन के अंदर डिटेल में, कि पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी लॉज है ना वो किस तरह के हैं। और इस्लाम की जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर आप लॉ को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। मतलब कोई एक बंदा जो है वो लॉ को अपने उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, सॉरी, लॉ को अपनी जरूरत के लिए या अपने जो है नजरियात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा हुआ है कि रैशनल सोर्सेज क्या है इस्लामिक लॉ के। रैशनल सोर्सेज का मतलब है कि जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जैसे इज्तिहाद है, इजमा है, कयास है, इस्तेहसान है, ये थोड़े थोड़े आपने बता देने क्योंकि 7 मार्क्स का उसने पूछा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास क्यास के एलिमेंट्स क्या है। क्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना क्यास को हमने बड़ी डिटेल में देखा था। और उसके बाद है तलाक हसन और तलाक हसन का प्रोसीजर क्या है। अब ये देखें, उसने 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिया है, लेकिन तलाक हसन का और तलाक हसन का जो प्रोसीजर है ना 2-3 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपको फिर एग्जामिनर 2-3 पेजेस लिखने पे कम मार्क्स देगा? नहीं, आपका एक तो टाइम बचेगा, एक आप बाकी क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। और जब आपने बता दिया ना कि तलाक हसन का क्या प्रोसीजर है, तलाक हसन का क्या प्रोसीजर है, तो उसने आपको आराम से 20 में से, अगर आपने सही लिखा हुआ है, तो 18-19 मार्क्स दे देने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सीधा सीधा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा जो उसने लिखा हुआ था आपके सिलेबस के अंदर वही पूछ लिया कि इस्लामिक लॉ जो है, इस्लामिक लॉ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वो किस तरह से डेवलप हुए। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी जो एस एन एजी साहब की बुक है ना, उस बुक के स्टार्ट में ये टर्मिनोलॉजीज एज इट इज ऐसे ही लिखी हुई थी और उन्होंने उठा के वहां से दे दी। तो ये भी हम लोगों ने जो है ना बेसिक इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के, उनके अंदर हमने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। उसके बाद मकासद शरिया और ह्यूमन राइट्स का क्या रिलेशन है। अब ये ह्यूमन राइट्स वाले चैप्टर में से भी बन रहा है और मकासद शरिया प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में से आ रहा है। तो ये जब दोनों आपने पढ़े होंगे तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन्स हैं, मुराबहा, मुदारबा, इजारा, ये इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में से है। बहुत इजी है, आप लोग 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस का लिख के आओगे इन दोनों पर तो आपको वो मार्क्स दे देगा। तो ये 2019 का पेपर मेरे ख्याल से सबसे इजी था। उसके बाद 2020 का पेपर है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले उसने पूछा हुआ है नस्ख का क्या डॉक्ट्राइन है। ये इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल्स में से है, इसको भी हमने स्टडी किया है फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद इस्तेहसान के बारे में उसने पूछा है, ये भी जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में से है, इसको भी हमने पढ़ा है।
सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं, सोर्स भी है इस्तेहसान। उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में से उसने पूरे 11 साल में से ये एक क्वेश्चन किया है। और ये हमारे सर थे, वो कह रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता होता, और एग्जामिनर जो है ना वो 5-6 साल के बाद कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा देता होता है। तो आपका इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इनहेरिटेंस को हम जो है ना वो लाजमी पढ़ेंगे, अदरवाइज आपके डायरेक्ट सिलेबस के अंदर इनहेरिटेंस नहीं है। उसके बाद गरर है। अब गरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योरेंस के साथ रिलेट किया है। अब गरर, मेसर, रिबा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए अगर आपने इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है तो ये सारे जो हैं वो हम इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी आता है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर भी गरर और रिबा को हम पढ़ते हैं। और जो इंश्योरेंस है, मॉडर्न इंश्योरेंस, वो गरर है या नहीं है, किस तरह है, ये आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या है, अब ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये फैमिली लॉ में से आया है। और ये ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर से ही एग्जैक्ट इसी स्टेटमेंट पर बात उन्होंने की हुई है, ताहिर मंसूरी साहब ने। और वो ही उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया हुआ है। उसके बाद है इस्लाम का क्या, पनिशमेंट का क्या, इम्प्रिजनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। तो ये सिंपल आपका इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के अंदर जब हम पढ़ेंगे, या अगर आपने खुद भी पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रिजनमेंट या इस्लाम के अंदर सजा देने का मकसद क्या है। और उसके बाद ये नशूज है, ये फैमिली लॉ के अंदर आता है। महर मिसल, ये भी फैमिली लॉ के अंदर आता है। इद्तिरार, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर है। तो मोस्टली इसने फैमिली लॉ के अंदर से आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 2021 का पेपर है। पहला क्वेश्चन, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। दूसरा क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट। तीसरा क्वेश्चन सीधा सीधा क्रिमिनल लॉ में से पूछा हुआ है। चौ पांचवा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई सजेस्ट कि आप लोग सारे जो है ना ये क्वेश्चन नोट करें और इसको अटेम्प्ट करें। और जब आप लोगों ने इसको थोड़ी सी रिसर्च की तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आपका इस्लामिक स्टडीज का एक पेपर तैयार हो जाएगा टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे, जो सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं उन पर आपका एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला है ना इस्लामिक लॉ के अंदर, ये उसके अंदर भी आता है और ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आता है कि इंसान की जान की क्या वैल्यू है। सुसाइड बॉम्बिंग का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हॉस्टिलिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये वहां से आया हुआ है। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिबा का कॉन्सेप्ट उसने पूछा हुआ है कि क्या रिबा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, सुन्नत का और कुरान का रिबा कैसे अलग अलग है। फिर ये उसने पहले चैप्टर में से पूछा हुआ है, सुन्नत कैसे सोर्स ऑफ लॉ है। उसके बाद इसने ये ओवरऑल जो है वो आपसे जो सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस उसमें से क्वेश्चन किया हुआ है। 2022 का पेपर है जी कि जो इस्लाम से पहले वाले लॉज थे क्या वो मुसलमानों पर बाइंडिंग है या नहीं। ये जब हमने उर्फ पढ़ लेना ना तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो लॉज इस्लाम के अकॉर्डिंग थे वो बाइंडिंग तो नहीं थे, लेकिन उन पर अमल कर लिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इस्लाम के खिलाफ लॉज थे वो मुसलमानों पर बाइंडिंग नहीं है। आपने 2-4 एग्जांपल्स दे देनी है, और दैट्स इट। सेकंड हमारा है, ये बार बार उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्राइम्स को इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के अंदर राइट्स की बेस पे कैसे डिवाइड किया है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही एड्रेस किया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद फासिद इरेगुलर मैरिज क्या है, मुस्लिम फैमिली लॉ में से उसने पूछा हुआ है। ये लीगल कैपेसिटी पर कोई पांचवा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर लीगल कैपेसिटी क्या है, कैसे इम्पैक्ट होती है, कंट्रैक्टिंग पार्टीज को क्या करना पड़ता है। तो ये वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद डिमिनिशिंग मुशारका क्या है, ये इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमने मुशारका, मुदारबा, इजारा, इस्तिस्ना, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं इस्लामिक लॉ की, बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वहां से उसने आपसे पूछा हुआ है। और ये जब आपने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेना ना तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि बैंक्स के साथ हम ऑलरेडी डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बैंक से हम लीज पर गाड़ी भी ले रहे होते हैं, घर की लीज हो रही होती है, और बहुत कुछ हो रहा होता है। तो वो सारा कुछ हमने सिर्फ शरीयत के अकॉर्डिंग देखना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला भी। उसके बाद ये उसने पूछा है कि इस्लामिक लॉ के अंदर इकरा का, कोर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये भी उसने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर से पूछा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 2023 का पेपर है, ये एमसीक्यूज हैं। और ये हमारे पास पार्ट 2 है। और इसमें भी उसने सीधा सीधा पहला तो क्वेश्चन आपसे किया हुआ है इस्लामिक लॉ का, कि कुरान पाक किस तरह से जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है, इसको बताएं।
उसके बाद उसने पूछा बस सुन्नत किस तरह, भी देखें उसने पहले चैप्टर में से आपसे डायरेक्टली दो क्वेश्चंस पूछ लिए, बल्कि ये देखें तीसरा भी पहले चैप्टर में से ही आ गया और चौथा भी। अभी देखें इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उसने चार क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पहले चैप्टर में से ही दे दिए हैं। कुरान पाक, सुन्नत, कियास, इज्तिहाद, और ये इसी सीक्वेंस में वहां पे लिखे भी हुए हैं। तो ये एग्जामिनर की अब मर्जी है। देखें आप लोगों को मैंने बता दिया कि तीन चार चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर मुस्लिम फैमिली लॉ, उसी के साथ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, क्रिमिनल लॉ है। तो बेसिकली जब आप ये तीन चार चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपका पेपर हो जाता है। बट हमने जो है वो सारे चैप्टर्स करने हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा थोड़ा सा सिलेबस है। उसके बाद अब ये देखें पनिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट, हदूद हैं, ताजीरात हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। स्टेट सोवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, हेड ऑफ स्टेट इस्लामिक लॉ के अंदर। अब ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना, इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ, उसके अंदर से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये देखें, ये उसने आपसे रिबा से पूछा हुआ है। फेडरल शरिया कोर्ट की जो रिबा के ऊपर जजमेंट है, फेडरल शरिया कोर्ट ने कह दिया हुआ है कि रिबा जो है ना वो जायज नहीं है, किसी भी शेप स्टेट फॉर्म के अंदर है, खत्म करें उसको। जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वो रिबा पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। तो ये जजमेंट है फेडरल शरिया कोर्ट की। तो बस आपने बता देना है कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आपने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पढ़ लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद 2024 का पेपर है। अभी ये देखिए पहला क्वेश्चन उसने आपसे पहले चैप्टर में से कियास से कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन आपने उसे उसने आपसे फैमिली लॉ में से किया है। तीसरा क्वेश्चन उसने आपसे ह्यूमन राइट्स और इस्लाम में किया है। चौथा क्वेश्चन उसने आपसे फिर पहले चैप्टर में से कर लिया है कि इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट जो था इलामा इकबाल का वो क्या था। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल इज्तिहाद था ना वो इलामा इकबाल का ही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग स्टैंडर्ड्स का पूछ लिया है। ये भी जो इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उधर से आया है। खबरे वाहिद की ये कंडीशंस क्या हैं, ये बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस वाला चैप्टर है ना उसमें से उसने पूछा हुआ है। दलालतुन नस, ये भी उसने आपसे, ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये उसने आपसे सेकंड चैप्टर में से पूछे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास 2025 का पेपर है। पहला क्वेश्चन ही देख लें आप कि वो पूछ रहा है कि कौन से प्राइमरी सोर्सेज हैं। कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास तो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। फिर वो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है इस्लामिक बैंकिंग और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स बताएं। कोई घुमा फिर आके वो क्वेश्चंस कर ही नहीं रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है, ये फैमिली लॉ में से क्वेश्चन आ गया। फैमिली लॉ में से हर साल एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि पर्सनल प्रॉपर्टी और वेल्थ, ये भी बिजनेस लॉ में से पूछा है उसने। ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी उसने बिजनेस लॉ में से पूछ लिया है। स्पाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये उसने फैमिली लॉ में से पूछ लिया। आप देखें दो क्वेश्चन यहाँ पे भी फैमिली लॉ में से आ गए। और ये जो है क्रिमिनल लॉ में से उसने पूछ लिया कि तौबा का रिपेंटेंस का प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल से पेपर्स हैं। हालांकि 2026 में हर हर पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उसने आपसे जो है वो मुस्लिम लॉ के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर वही वाले सवाल किए हैं जो वो हमेशा से करता आ रहा है। अभी देखें पहला क्वेश्चन वो आपको बता रहा है माइनॉरिटी, पूछ रहा है माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन पर लिखें पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मदीना चार्टर। अब ये ह्यूमन राइट्स में से ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा इंटरनेशनल लॉ में से बनता है। तीसरा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम से बनता है। चौथा फिर वो जो पहला चैप्टर है हमारा उसमें से बन रहा है। अब ये देखें पांचवा क्वेश्चन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में से आया है, और आठवां क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन उसने आपको एक ऑर्डिनेंस में से ही दे दिए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डिनेंस भी। और ये भी आपको उसने जो है वो पहले चैप्टर में से जहाँ पे हम इज्तिहाद को डिस्कस करते हैं वहां पे दे दिया है। तो आपने चार पांच चैप्टर्स ये अच्छे से किए हो तो पेपर आपका निकल जाएगा। बट है ही इतना इजी और है ही इतना सिंपल कि आपको सारे चैप्टर्स करने चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जो है ना वो मार्जिन ना रहे। तो ये हमने पेपर्स भी देख लिए हैं पिछले 11 साल के। अब मैं आप लोगों को अ, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स दिखाऊंगी। बट आप लोग मुझे बताएं अभी यहाँ तक क्लियर है सबको। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग फिर लीव कर जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 2-3 मिनट में मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, उसके बाद हम एक दो पेपर्स देखेंगे। मैं माथुर बहुत फजूल है, डोंट गो फॉर इट।
एग्जामिनर ने आपको क्लियर कट बुक्स दी हुई हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जामिनर्स कौन है। आई एम टेलिंग यू कि ये प्रोफेसर्स हैं जो पेपर सेट करते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपने किस किताब से पढ़ा है। और वो अफेंड होते हैं कि अगर आपने उनकी किताब से नहीं पढ़ा, जबकि वो क्लियर कट आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स अपनी बुक से उठा के दे रहे हैं। तो बट ये है कि आपने अगर खुद पढ़ना है, इसकी खुद तैयारी करनी है, तो आपको ये 5-6 बुक्स लेनी पड़ेंगी। थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बट आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और एक अच्छा आपके पास मार्जिन आ जाएगा। सेक्शन 4, यस आई थिंक सेक्शन 4 ही है जिस पर जो है वो ब्रांडसन के शेयर की बात है, सक्सेशन की बात है। चले पेपर देख लेते हैं, एक दो। अच्छा, ये एक पेपर है जिसमें पूछा हुआ है कि गरर क्या है। और ये हम देख कर भी आए हैं पेपर के। ये कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस है ना, मॉडर्न कॉन्टेक्ट ऑफ गरर है, इनकम्पैटिबल है इंजंक्शंस ऑफ इस्लामिक लॉ लॉ से। सबसे पहले ना, तो आप लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी आप लोग मिस्टेक करते हैं कि 4 लाइनों का आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। 4 लाइनों का इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है। एग्जामिनर ने आपका इंट्रोडक्शन देखना है। जिस तरह ऐसे के अंदर एग्जामिनर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन देखता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन है। तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर क्यों ये चीज़ भूल जाते हैं? अपना इंट्रोडक्शन अच्छा सा एक पैराग्राफ बनाएं, जिसके अंदर आपके पूरे क्वेश्चन के अंदर जो भी आपने डिस्कस किया है वो सारा कुछ आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है। उसको इंट्रोड्यूस करवाना है आपने। तो अच्छा सा 5, 6, 7, 8, 10 लाइंस का भी जा रहा है इंट्रोडक्शन, तो जाने दें। कंक्लूड अच्छे से करें अपने क्वेश्चन को। 2 लाइंस का आप लोगों ने कंक्लूजन लिखा होता है, एग्जामिनर को देख के तब चढ़ जानी है। उसने आपके हेडर्स देखने हैं जो आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके पास नहीं टाइम कि आपका एक एक वर्ड अंदर जाके पढ़े। आपने जहाँ पे किसी रेफरेंस का जिक्र किया है तो उसको मार्कर से लिखें, उसको बताएं कि आप जो है वो उसको डिस्टिंग्विश करें अपनी आम बात से। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो बड़ा सॉलिड किस्म का होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर, अब ये देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर उसने बता दिया कि गरज जो है ना वो प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। उसने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आगे वो क्या बात करने लगा है, जिस चीज पर वो आर्ग्यू करने लगा है या लगी है, वो क्या है। तो आपने आपको बताना है। आपको ये नहीं कि बिल्कुल एक एग्जामिनर को पता ही ना चले इंट्रोडक्शन पढ़ के क्या बात कर रहे हैं आप। उसके बाद अब उसने बता दिया आगे कि गरर क्या है। सिंपल उसने बता दिया गरर की क्या डेफिनेशन है। दो, अगर आप यहाँ पे किसी स्कॉलर की डेफिनेशन लिख देते तो अच्छा होता। उसके बाद बता दिया कि गरर किन चीज़ों में होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, मुफ्ती तकी उस्मानी। मुफ्ती तकी उस्मानी एक स्टेब्लिश नाम है पाकिस्तानी स्कॉलर्स में। आप इनको लाजमी जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है वो बता दिया कि इनके अकॉर्डिंग गरर क्या है। अब गरर भी बता दिया कि गरर जो है वो 2 तरह का है। दोनों को थोड़ा थोड़ा बता दिया। मार्कर्स यूज किया करें। आगे एग्जाम्पल दे दी। अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बात कर रहे हैं उसको बैक करें। जेनेरिक बातें मत किया करें किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। जहां पर भी बात करें, जहां पर भी कोई आर्ग्यूमेंट दें, तो आपके पास कुछ होना चाहिए टू बैक द आर्ग्यूमेंट। अब ये देखें, यहाँ पे उसने उसका एक आर्ग्यूमेंट था, फ्रूट्स की सेलिंग बिफोर राइपनिंग। तो उसने जो है ना वो 2 रेफरेंसेस दे दिए एक टाइप में। दूसरी टाइप में जो है वो उसने प्रॉपर बता दिया कि डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया। फॉर एग्जांपल, अब ये मुस्लिम लॉ का जो पेपर है ना, इसके अंदर ये आपको बेनिफिट है कि आपको कोई रेफरेंस याद नहीं ना आ रहा, आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हो कि अगर 2 लोग इस तरह कर रहे हैं, इस्लामिक लॉ के अंदर, इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हो, क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हो, फैमिली लॉ के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हो उसको कि अगर 2 बंदे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसका ये सोल्यूशन निकलेगा। बस आपको बेसिक फिक के मसलों का पता होना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस। अब यहाँ पे ना इस बच्चे ने ये मिस्टेक की है कि यहाँ पे इसको दूसरा मार्कर यूज करना चाहिए था, ताकि इस चीज में ये जो मेन हेडर है और ये जो सब हेडर है, इसमें थोड़ा सा फर्क नजर आता है। ये ब्लैक यूज कर लेते, ये ब्लू यूज कर लेते। अब ये देखो, फिक्स्ड प्रीमियम है। फिक्स ये गरर का आपको पता होगा तो आप ये सारी चीजें समझ सकोगे। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अब ये देखो, फिक्स्ड प्रीमियम में अनसर्टेन बेनिफिट होता है, जैसे कि गरर के अंदर होता है। गरर क्या है कि अनसर्टेनिटी है आपके काम के अंदर, इसी को गरर बोलते हैं। यहाँ पर भी वो सारी बात डेमोन्स्ट्रेट करके कर रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गरर क्या है,
और इस्लामिक बैंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपने ना अपने से एग्जाम्पल बना के उसको एग्जामिनर को बता देना है कि अगर ऐसे होगा तो अब ये देखो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं और दोनों में जो है वो अनसर्टेनिटी है। तो ये एग्जामिनर को पता चल गया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि इमाम मालिक जो है ना वो कहते हैं गरर जो है क्या है कि जिसका आउटकम अननोन है। तो उसने गरर की डेफिनेशन बता दी लेकिन इमाम मालिक की रोशनी में। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो सॉलिडिफाई हो गया। आप लोग बातें सारी कर देते हैं लेकिन बिल्कुल वेग, बिल्कुल जेनेरिक, कोई रेफरेंस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए चीज़ नहीं। यही चीज़ ऐसे में फेल कराती है और यही चीज़ हर दूसरे सब्जेक्ट में फेल कराती है। आप जो बात कर रहे हैं उसको बैक करने के लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो अगली कंडीशन की बात कर रहा है। सारे पॉइंट्स उसने डिस्कस कर दिए। इस प्रेजेंटेशन को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था। अब यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल नहीं है और यहाँ पर भी उसने जो है वो बात की हुई है, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश तो की हुई है, बट अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हो जाती तो अच्छा होता। अब अब यहाँ पर देखें उसने इमाम शाफी का जिक्र कर दिया। तो ये कुछ इमाम है, इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम कासानी हैं, इमाम शातबी हैं, इमाम हम्बली हैं। आपको 8-10 इमामों के नाम पता होने चाहिए। डेफिनेशन आप किसी की भी लिख दो। इवन ये ट्रिक होता है इस तरह के पेपर्स में कि आपको गरर का, रिबा का पता है ना बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो सारे इमामों ने मोर और लेस एक ही बात की हुई है। तो आप किसी का भी नाम लिख के ना बता दो कि उन्होंने कहा है कि गरर जो है ना वो ये है, लेकिन अपने से बात मत लिखा करो इस तरह की। उसके बाद है कंडीशनल पेमेंट्स पे उसने बात कर ली है कि बैंक जो है ना वो कंडीशन फिक्स कर देता है पेमेंट पे। और ये जो एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके अंदर एक आम इंसान को जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता। फिर डिस्प्यूट रिस्क होते हैं। ये सारे उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये देखो उसने 6 आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हैं। अच्छा होता अगर 6 आर्ग्यूमेंट्स के लिए उसके पास जो है ना वो प्रॉपर एग्जांपल्स या केस स्टडीज होती। बट अगर डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड इस तरह से थी कि वो आपसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, तो आप जो है वो आप बता रहे हैं उसको कि अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे होगा, अगर वो बंदा ऐसे करे तो वैसे होगा। तो इस तरह की बात करके भी आप जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव कर सकते हो। और एंड पर जो है वो कंक्लूड कर दिया। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये इन्होंने भी बहुत एक ये मिस्टेक की है। इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। आप लोग बताया तो करें कोई 8-10 लाइंस के अंदर। यहाँ पे आप जो है वो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सेइंग लिख सकते थे, इंटरनेशनल रिलेशन से रेलिवेंट कोई कुछ भी लिख सकते थे। जो है वो इमाम शाफी की कोई सेइंग लिख सकते थे। तो बिल्कुल वेग बातें ना किया करें। फिर उसने बता दिया अलसीआर क्या है। और कुछ टर्म्स आप लोगों ने मुस्लिम लॉ के पेपर के अंदर याद रखने हैं, अरबिक टर्म्स, कुछ बहुत सारे नहीं, जहाँ पे याद आ जाए आपने वो लिखने हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ को जो हमारा इस्लामिक लॉ है ना उसके अंदर कहा जाता है अलसीआर। तो बता देना कि अलसीआर क्या है। इस्लामिक लॉ के सोर्सेज क्या हैं, सुन्नत है, इजमा है, कियास है, इजमा है, कुरान है। सोर्सेज बता दी, इसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई। अब यहाँ पे ना ये चीज़ों को हाईलाइट किया करें, मार्कर्स यूज़ किया करें, पॉइंटर्स यूज़ किया करें। एग्जामिनर को अनॉय ना किया करें, उसके लिए चीज़ें आसान बनाया करें। इमाम शेबानी है, ये मेन नाम है, अब इसको हाईलाइट करना चाहिए था क्योंकि एक तरह से फाउंडर हैं उसके। उनकी जो मेजर जो फर्स्ट इंटरनेशनल किताबें लिखी गई हैं सीआर पे वो ये लिखी गई हैं। तो आप इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते। उसके बाद आपने बता देना है कि इस्लामिक लॉ के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, बट मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है कि देखिए हेडर्स बनाए अपने, मोटा वाला मार्कर, वो टक वाला मार्कर उसको बोलते हैं, वो यूज़ करें। सब हेडर्स के लिए सिंपल मार्कर यूज़ करें। बीच में जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नाम लिख रहे हैं तो उसको भी जो है वो पॉइंटर से लिखें। अब ये क्वालिफिकेशंस हैं तो ये आप लोगों ने ये इकट्ठी लिख दिया। इसका टेबल बन सकता था, इसका फ्लो चार्ट बन सकता था, इसका वो सर्कुलर सा राउंड सा टेबल बन सकता था। देखें कुछ इतना अलग नहीं है। बस आपने क्या करना है मुस्लिम लॉ के पेपर के अंदर अपना, ये तो सब पेपर्स के अंदर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे तो काम करना ही करना है।
मुस्लिम लॉ के पेपर के अंदर जहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वहां पे तो आपने लाजमी बताना है कि जो हमारे 4 स्कूल्स हैं ना उनका क्या, उनके क्या व्यूज हैं, वो क्या कहते हैं। और ये जो चीजें हैं ना 4 स्कूल्स वाली बात, ये ज्यादा इम्प्लीमेंट होती हैं फैमिली लॉ के अंदर, क्योंकि फैमिली लॉ के जो मसले हैं ना वहाँ पे चारों स्कूल्स के ओपिनियंस डिफरेंट हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे से। क्रिमिनल लॉ के अंदर और जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, जहाँ पे हम रिबा और मेसर की बात करते हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े ओपिनियंस डिफरेंट हैं। बस आपने उन ओपिनियंस को कोट कर देना है। और जो हमारे इम्पोर्टेंट इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बली, इमाम मालिकी, इमाम कासानी, इमाम सराक्षी, ये 8-10 नाम हैं, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और इनकी बुक्स फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ओवरऑल इनके आर्ग्यूमेंट्स स्टडी करें, हर क्वेश्चन के अंदर इनको डिस्कस करें, और आपका जो है ना वो मुस्लिम लॉ का पेपर हो गया। ये देखें, अब ये तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल सा था ना, ओवरऑल पूछा हुआ है कि, और इसके अंदर ना आप लोग कोशिश करें, वैसे आप लोग लिखते तो नहीं है, बट अगर आप लोग को कोई छोटी छोटी आयत याद हैं तो लिख दें। अदरवाइज ट्रांसलेशन जो है ना वो लाजमी लिखें। जहाँ पे आप कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, जहाँ पे आप सुन्नत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लाजमी टेक्स्ट को कोट किया करें, हवा में बातें मत छोड़ा करें। अब ये देखें, ये छोटी सी आयत है, ये आपकी इस्लामिक स्टडीज में भी लग जाएगी, कहीं पे भी लग जाएगी, तो याद किया करें। फिर ये हजरत उमर वाली एग्जांपल है, हजरत अबू बकर वाली, तो यहाँ पे पॉइंट बनाया जा सकता था अलग से, या जो है वो इसको हाईलाइट किया जा सकता था। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है तो ऊपर भी नामों को हाईलाइट किया जा सकता था। फिर असाइलम और अमान का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसको अलग से नीचे वाली लाइन में लिखा जा सकता था। अबू सुफियान और हबशी की जो है ना वो एग्जाम्पल है, इसको हाईलाइट किया जा सकता था। हजरत अली की एग्जाम्पल है, इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया करें। या इस तरह मोहम्मद अब्दू की बात को हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे हजरत अली को भी तो किया जा सकता था। अब ये देखें, इस बच्चे ने एक पॉइंट के ऊपर जो है वो 5-6 लाइन में बात की हुई है, एक रेफरेंस लिखा हुआ है, और उसके कितने आर्ग्यूमेंट्स बन गए हैं, 13, 14, 15। आप लोग या तो क्या करते हैं, आप लोग 2 लाइनें लिखते हैं, बिल्कुल वेग 2 लाइनें एक आर्ग्यूमेंट के अंडर, या आप पूरा पेज लिख देंगे लेकिन बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई काम की बात नहीं होगी। तो एक आर्ग्यूमेंट के अंडर आपने 5 से 6 लाइनें मैक्सिमम लिखनी है, जिसके अंदर आपका एक रेफरेंस होना चाहिए, ताकि आपके एक पेज के ऊपर 2 या 3 आर्ग्यूमेंट्स आ जाएं और आपके रियलिस्टिकली 6-7 पेजेस एक क्वेश्चन के तैयार हो जाएं। इससे ज़्यादा आप वहाँ बैठ के नहीं लिख सकते। अच्छा क्वालिटी काम आप वहाँ बैठ के इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना प्रेशर होता है। समझ लग रही है आप लोगों को? गरर कहते हैं अनसर्टेनिटी को। ये इस्लामिक जो बिजनेस लॉ है ना, या इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम जिस तरह रिबा का कॉन्सेप्ट है, मेसर है, रिबा है और गरर है, ये तीनों हम पढ़ते हैं। तो गरर कहते हैं अनसर्टेनिटी को, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, जैसे जुआ होता है, जुए के अंदर अनसर्टेनिटी है ना, आपको पता नहीं है कि क्या होता है ये। तो ऐसा कोई भी काम जो है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हो, वो प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर। चलें जी, एक पेपर हमने अब डिस्कस किया है, अब आप लोग लीव करते जा रहे हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम आपका कोर्स कोर्स जो मुस्लिम लॉ का कोर्स है ना वो रिकॉर्डिंग्स पर है, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसका अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो उसका ये है कि आप लोगों को कोर्स कंटेंट दे दिया जाएगा, जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, और फिर आपके जो है ना मॉक्स कंडक्ट होंगे। तो ये एक तरह से हाइब्रिड सेशन होगा, आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, नोट्स से तैयारी करेंगे, और मैं आप लोगों को वीकली बेसिस पे मॉक्स दिया करूँगी जो आप लोग अटेम्प्ट करके चेक करवाया करेंगे। तो लाइव सेशन जो है वो इसका इस वक्त नहीं है, और इस साल आएगा भी नहीं, बिकॉज हमारे पास उसकी एनरोलमेंट्स बहुत थोड़ी होती हैं, आप लोग रखते ही नहीं हैं। ये ऑलवेज से कि इस तरह का सब्जेक्ट लाजमी रखा करें। थोड़ी सी करेज चाहिए होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बट वो तो फिर आपको करनी पड़ेगी, कंपेटिटिव एग्जाम है। किसी का कोई और क्वेश्चन?
अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्लियर लिख दें। मैम इसमें मार्क्स आ जाते हैं अगर हमारा ओपिनियन पेपर चेक करके ओपिनियन से। बच्चे मैं आप लोगों को यही तो बता रही हूँ कि इसमें आपके ओपिनियन, आप कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यू आर सपोज टू हैव योर ओन ओपिनियन। एग्जामिनर आपको शाबाशी देगा कि आपका ओपिनियन बहुत रिजिड, बहुत एक्सट्रीम लेवल का ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सेक्टेरियन किस्म का ओपिनियन नहीं होना चाहिए, आपने किसी के खिलाफ बात नहीं करनी। और ना एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे जहाँ पे सेक्ट्स की बात हो रही हो या बहुत रिजिड आपसे बात पूछी जा रही हो। आपका ओपिनियन जैसे उसने पूछा है इस साल पेपर में कि क्या आपके अकॉर्डिंग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली इस्लामिक है। तो जब आपने सारा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि इस्लाम जो हमारे पाकिस्तान के सिस्टम्स है ना, वो इस्लामिक हैं या नहीं है। आपने बस उसे बताना है अपने आर्ग्यूमेंट्स की रोशनी में। आपके ओपिनियन पे वो आपको पिनलाइज नहीं करेगा, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। वी आर सपोज टू हैव आवर ओन ओपिनियंस, ठीक है। ऑफिसर्स बनना है हमने, हमारे ओपिनियंस, हमारे गट्स, इन्होंने ही फैसले करने हैं। तो ये गलत बात है कि आपका ओपिनियन पेपर चेकर के ओपिनियन से डिफरेंट हो तो हो। सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, बस आपका ओपिनियन एक्सट्रीमिस्ट लेवल का नहीं होना चाहिए। मैम मैं क्रिमिनोलॉजी और मुस्लिम लॉ में कौन सा ऑप्ट करूँ, मेरा लॉ का बैकग्राउंड है। आपका लॉ का बैकग्राउंड है तो अब मैंने आपको बता दिया, मुस्लिम लॉ का सारा सिलेबस, क्रिमिनोलॉजी भी इजी है बट मुस्लिम लॉ की क्रिमिनोलॉजी बहुत सारे बच्चे रख रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चे रख रहे हो ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और एग्जामिनर फिर थोड़ा सा ना चिढ़ जाता है, उसमें थोड़ा सा हाथ को सख्त करता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो पेपर टारगेट हो जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। बस एग्जामिनर उसकी मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट करता है ताकि बच्चे उस पेपर को ईजी ना ले जाए। तो बट मुस्लिम लॉ एक अंडररेटेड अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है जो बच्चे नहीं रखते। तो मेरा तो यही मशवरा है कि मुस्लिम लॉ आप रखें, आपको इस्लामिक स्टडीज में भी हेल्प आउट करेगा। बट इट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर क्रिमिनोलॉजी। और मैं, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो मर्केंटाइल लॉ बेटर है या मुस्लिम लॉ। मर्केंटाइल लॉ आपने पढ़ा है, उसका सिलेबस देखा है? क्योंकि मुझे मर्केंटाइल लॉ का आइडिया नहीं है। अगर तो आपको उसका सिलेबस लग रहा है कि आपसे देखा देखा सिलेबस है और चीजें आपको पता है, पास पेपर्स आपने देखे हैं, आपको समझ आ रहे हैं पास पेपर्स, तो गो फॉर इट। बट ओवरऑल मुस्लिम लॉ लॉ जो है, इसके लिए आपको किसी तरह के बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके अंदर। मैंने देखा सिलेबस लेंथी है। लेकिन मुस्लिम लॉ का सिलेबस, क्योंकि मुझे मर्केंटाइल लॉ का पता नहीं है ना, मुस्लिम लॉ का तो सिलेबस बहुत लिमिटेड है। थैंक यू मैम। आपका कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? आ, आप लोग ना एडमिन से कांटेक्ट करें, जो द ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट के एडमिन एडमिन है, वो आपको कोर्स की एक्सेस दे देंगे जिसमें ज्वाइन करना होगा। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको एक्सेस दे दी जाएगी। तो किसी का कोई और क्वेश्चन? चलें, मेरा ख्याल है आप लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलें जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री पर वर्कशॉप रखूंगी मैं। पेपर्स जो है ना हम उनको डिस्कस करेंगे और पेपर, पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। चलें जी, ठीक है, ओके। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।